हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का जो पाठ 16 है, भोर और बरखा, तो इसका प्रश्न अभ्यास भाग 1 करने जा रहे हैं। तो कविता की व्याख्या हम कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम कविता से का पहला प्रश्न लेते हैं। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। यशोदा माता जी कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है और उन्हें प्यार भरे स्वर में बंसी वारे ललना मोरे प्यारे और लाल जी कहती हैं। वह उन्हें बताती हैं कि रात बीत चुकी है। ब्रज क्षेत्र के घर घर में दही मथा जा रहा है और ब्रज की जो नारियां हैं उनके कंगनों की झनकार फैल रही है। ग्वालों के बच्चे खेलते कूदते हुए शोर करने लगे हैं। सब तरफ जय जय शब्द का उच्चारण होने लगा है। तो बच्चों, ये हमने पहले प्रश्न का उत्तर जाना, जिसमें यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वो उदाहरण दे रही है कि ब्रज के सभी लोग अब जाग गए हैं, अतः उन्हें भी जाग जाना चाहिए। उनके जो सखा है ग्वाल बाल, वो भी सब जाग चुके हैं। अब वह जागने के बाद जो है गाय चराने की तैयारी में है, इसलिए श्री कृष्ण को भी वह जगाने का प्रयास कर रही है कि आप भी जाग जाओ और अपने सखा के साथ गाय चराने चले जाओ। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। तो बच्चों, आशय होता है एक तरह से उसको सरल शब्दों में लिखना। तो हमने जब कविता की व्याख्या की थी तब भी हमने जाना था इसका अर्थ। तो इस पंक्ति का अर्थ होता है कि गाय के जो रखवाले हैं ग्वाल बाल, उनके हाथ में मक्खन और रोटी है और वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण उठो और जाओ। तो ऐसा कौन कह रही है? ऐसा यशोदा मैया कह रही हैं। वह श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। जब श्री कृष्ण नहीं जाग रहे हैं तब वो कहती है कि जो आपके बाल सखा है ग्वाल बाल, उन सब ने हाथ में मक्खन और रोटी लिया है और अब वह गाय चराने के लिए जा रहे हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा यशोदा मैया श्री कृष्ण से कह रही है बच्चों। तो वो इसलिए कह रही है ताकि श्री कृष्ण जाग जाएं और वह भी अपने बाल सखा के साथ गाय चराने चले जाएं। तो इन पंक्तियों का आशय बच्चों इस तरह से आएगा। माखन रोटी हाथ महलीने गौवन के रखवाले। गौवन के रखवाले अर्थात जो गवाले हैं, गाय को चराने वाले हैं, उन्हें गौवन के रखवाले यहाँ पर कहा गया है। इस तरह से इस पंक्ति का आशय बच्चों आपको समझ आ गया होगा। तो अब बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों। पढ़े गए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो ब्रज की भोर यानी कि ब्रज की सुबह बच्चों हमने व्याख्या में भी पढ़ा था। तो अब हम इसका उत्तर जानते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा। ब्रज क्षेत्र की भोर चहल पहल और गतिशीलता से भरी हुई थी। सुबह सवेरे घर खुलते ही लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। गोपियाँ दही मथने लगती थी। उनके कंगनों की झनकार सुनाई देने लगती थी। ग्वालों के बच्चे खेलने कूदने लगते थे। वह माखन रोटी खाते थे
और जय जय शब्दों का उच्चारण करते थे। तो बच्चों हमने सरलार्थ करते हुए भी ये सब बातें जानी थी कि किस तरह से ब्रज में सुबह जो है किवाड़ खुलने लगे हैं और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। अब गोपियाँ जो है दही मथने लगी है, गोपियाँ अर्थात ब्रज की नारियाँ। तो ये सब बातें कैसे पता चली है कि उन्होंने जो कंगना पहने हैं उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, इससे पता चली है। तो बच्चों इस तरह से ब्रज की सुबह का वर्णन किया गया है। तो आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। मन भावन होता है बच्चों मन को अच्छा लगना, मन को आकर्षित करने वाला। जो सावन का महीना है वह जो कवित्री है इस कविता की, उन्हें अच्छा क्यों लगता है सावन का महीना। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। सावन का महीना आते ही आसमान घने काले बादलों से घिर गया। उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से बादल आ गए। बिजली दमकने लगी, नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगी और ठंडी हवा बहने लगी। मीरा को ऐसी ऋतु में श्री कृष्ण के आने की भनक हुई मतलब सूचना मिली। उन्हें ऐसे लगा कि वे आने ही वाले हैं, इसलिए मीरा को सावन मन भावन लगने लगा था। तो बच्चों हमने कविता पढ़ते हुए भी ये बात बताई थी कि मीराबाई श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव, जिसे हम इष्ट देव कहते हैं, मानती थी। उनके चरणों को छोड़कर वह किसी अन्य देवता का ध्यान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें उनकी भक्ति में पूरा विश्वास था। उन्हें ऐसा लगता था कि सावन के महीने में श्री कृष्ण आएंगे, इसलिए उन्हें सावन महीना अच्छा लगता था। अब बच्चों चलते हैं, अगला जो प्रश्न नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए कि क्या क्या खासियत होती है सावन महीने की बच्चों। तो अब जानते हैं कि सावन महीने में क्या क्या कैसा प्रकृति का दृश्य बनता है। सावन का महीना आते ही आसमान घने काले बादलों से घिर जाता है। घने काले बादल ना जाने कहाँ से उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं। जैसे हमने इसमें पढ़ा था चहुं दिश, मतलब चारों दिशाओं से, किसी भी दिशा से आ जाते हैं बादल, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। बादलों में बिजलियां चमकने लगती है, ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती है। सावन का महीना अपनी सुंदरता से मन को मुग्ध कर देता है। तो बच्चों प्रकृति का दृश्य कुछ ऐसा बन जाता है कि चारों ओर हरियाली छाई रहती है और काली काली घटाएं, जिसको बोलते हैं कि बादल भी उमड़ घुमड़ कर आते हैं। तो ये सब दृश्य कहते किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे मीराबाई को भी सावन के महीने ने अपनी ओर आकर्षित किया था। तो इस तरह से सावन के महीने की एक खासियत, ये विशेषताएं बताई गई है जो बाकी महीनों में नहीं होती है, क्योंकि सावन के महीने में बच्चों पता है वर्षा ऋतु का आगमन होता है। तो उस समय धरती जो है पूरी हरियाली से छा जाती है। जहाँ का भी दृश्य देखो चारों ओर हमें हरियाली दिखाई देती है और प्रकृति का दृश्य इतना मनमोहक बन जाता है कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बच्चों आपको ये प्रश्नों के उत्तर ज़रूर समझ आए होंगे। आपने इन प्रश्नों के उत्तर को साफ साफ अपनी कॉपियों में लिखना है और बच्चों साथ में याद भी करना है, क्योंकि जब आपकी परीक्षा होगी तो आपको परीक्षा में इनमें से प्रश्न आ सकते हैं। तो आप वीडियो को देखें, प्रश्नों के उत्तर समझें और फिर सुंदर तरीके से अपनी कॉपियों में लिखने का अभ्यास करें।